अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह नेट के पेपर को डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे नेट के पेपर में पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एन इंसुलेटिंग रॉड इज चार्ज नेगेटिवली दिस इज ड्यू टू। अब बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर हमारे पास दो रॉड्स हैं, अगर हमारे पास दो रॉड्स हैं और दोनों की दोनों रॉड्स जो हैं वो हमारे पास इंसुलेटर हैं। कैसी रॉड्स हैं? ये दोनों की दोनों जो रॉड्स हैं वो हमारे पास इंसुलेटर हैं। तो अगर आप इन दोनों की दोनों रॉड्स को जो है वो एक दूसरे के ऊपर रब कराएं, अगर आप इन दोनों की दोनों रॉड्स को जो कि इंसुलेटर हैं, अगर आप इनको एक दूसरे पे रब कराएंगे, नतीजे में क्या होगा? नतीजे में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो एक रॉड है, ओके, वो पॉजिटिव बनती चली जाएगी और जो दूसरी रॉड है वो हमारे पास नेगेटिव बनती चली जाएगी। एक रॉड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी, वन रॉड बिकम्स पॉजिटिव, और जो दूसरी रॉड है वो हमारे पास क्या होगा? दूसरी रॉड हमारे पास बन जाएगी नेगेटिव। ओके, अदर रॉड बिकम्स नेगेटिव। ऐसा इसी वजह से होगा क्योंकि हमारे पास जो एक रॉड है उसके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां से निकलेंगे और जो दूसरी रॉड है वो वहां पे जाके हमारे पास जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जिस रॉड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकले वो रॉड पॉजिटिव बन जाएगी, और जिस रॉड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं वो रॉड हमारे पास जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। ओके, अब जो रॉड हमारे पास पॉजिटिव बनी है इसका मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप ये कह सकते हो कि वो हमारे पास जो है वो रॉड हमारे पास एक्सेसिस ऑफ प्रोटॉन की हामिल है। वो रॉड हमारे पास एक्सेसिस ऑफ प्रोटॉन की हामिल है, या फिर उस रॉड के अंदर हमारे पास क्या हो गई? उस रॉड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? उस रॉड के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। ओके, जो रॉड हमारे पास पॉजिटिव बनी है। अच्छा, अगर बात करें हमारे पास दूसरी रॉड की कि हमारे पास जो दूसरी रॉड है वो हमारे पास नेगेटिव बन गई, ठीक है, तो आप ये वाली बात कह सकते हो कि जो दूसरी रॉड है जो हमारे पास नेगेटिव बन गई उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेसिस में आ गए। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक्सेसिस में आ गए उसके अंदर। या फिर आप ये वाली बात भी कह सकते हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिफिशियंसी हो गई। दूसरी जो रॉड है उसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? प्रोटॉन की हमारे पास डिफिशियंसी हो गई। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इसके पीछे का रीजन है कि आप अगर आपके पास दो रॉड्स हैं, अगर वो इंसुलेटर्स हैं और अगर आप आसानी उनको रब करें तो हमारे पास एक रॉड पॉजिटिव बनेगी, दूसरी रॉड हमारे पास नेगेटिव बनेगी। जो रॉड हमारे पास पॉजिटिव बनी है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक्सेसेस ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और जो रॉड हमारे पास नेगेटिव बनी है उनके अंदर हमारे पास जो है वो एक्सेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर उनके अंदर हमारे पास प्रोटॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली रब करने पे हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन जनरेट हो जाती है और हमारे पास जो है वो हीट जो है उसके अंदर लॉसेस होते हैं फिर। जस्ट लाइक हमारे पास जो वेल्डिंग होती है, अमूमन तौर पे हम लोग सुनते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है और हमारे पास जो है वो गैस वेल्डिंग होती है, लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन भी वेल्डिंग होती है। ठीक है, फ्रिक्शन की मदद से भी आप जो है वो दोनों चीजों को बआसानी वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड का मतलब बेसिकली आपके पास ये होता है कि ज्वाइन करना। अब ऐसा जब होता है जब आपके पास जो है वो एक कोई भी पीस है वो स्टेशनरी हो, और जो दूसरा पीस है वो उस स्टेशनरी वाले पीस के ऊपर रोटेट हो रहा, तो आपके पास वहां पे फ्रिक्शन होगी। ओके, और फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो हीट जनरेट होगी। ओके, तो फ्रिक्शन की मदद से हमारे पास वेल्डिंग भी की जा सकती है। सुना, व्हेन एन इंसुलेटिंग रॉड इज चार्ज नेगेटिवली दिस इज ड्यू टू, ऐसा जब होगा जब हमारे पास जो है वो उसके अंदर एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड। अब देखो हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में जब हम ओम्स लॉ से पहले एक चीज पढ़ते हैं उस पे हम लोग ये वाली बात बताते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है, और जब ये हमारे पास कंडक्टर है तो इसके ना दो सिनेरियो होते हैं। ठीक है, ये जो कंडक्टर है ये उस वक्त हमारे पास कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कंडक्टर का पहला केस है जब हमारे पास जो कंडक्टर है व्हेन नो बैटरी इज अटैच, जब कोई भी बैटरी अटैच नहीं है इस कंडक्टर के साथ, ये उसको का केस है। और दूसरा केस हमारे पास जब आएगा जब उस कंडक्टर के साथ हमारे पास क्या आ जाएगी? बैटरी अटैच हो जाएगी। जब इस कंडक्टर के साथ हमारे पास कोई भी बैटरी अटैच नहीं है तो हमारे पास ये कोई सिनेरियो ये होगा
कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेसिकली हमारे पास एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और जब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कंडक्टर में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ओके। जिसकी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल करंट होता है, ओके, वो जीरो हो जाता है और आपको जो है वो कोई भी करंट नहीं लगता, ओके। दोबारा सुनिए, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है उसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वो एक्स एक्सिस में भी जा रहे होते हैं, वाई एक्सिस में भी जा रहे होते हैं, जेड एक्सिस में भी जा रहे होते हैं, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब जितने हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में भी मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट होता है, ओके, वो हमें नहीं लगता। जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट होता है वो हमें क्या नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो हमें नहीं लगता, ओके। नाउ दूसरा केस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर ली, ओके। अच्छा, हमेशा वाली बात याद रखिएगा कि जब हम लोग जो है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी मूव होने शुरू हो जाता है ना। अब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर ली है, तो जब बैटरी आ गई इसका मतलब ये है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आ गई। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास आ गई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ओके। तो होगा सिनेरियो हमारे पास कुछ यूं कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस से हमने बैटरी लगा ली और बैटरी की वजह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई, तो जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक खास डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे, ओके। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक खास डायरेक्शन में या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ओके, इस तरह के इलेक्ट्रॉन की चलने की वेलोसिटी को बेसिकली हम लोग कहेंगे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास जब आती है जब हम लोग जो है वो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में एक अदर बैटरी कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो जाती है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और करंट की फॉर्मेशन करते हैं। और करंट और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट को हम लोग वेलोसिटी के साथ मेजर करते हैं और हम लोग नाम जो है बेसिकली यहाँ पे देते हैं दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। So now, the average velocity gained by the electrons in a conductor placed in an electrical field is called, इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे that is drift velocity। क्वेश्चन नंबर 3, विच फिनोमेना कंफर्म्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब देखो हमारे पास जो लाइट है ना, ओके, पहले तो लाइट क्या है, लाइट हमारे पास जो है वो एक अदर ट्रांसवर्स नेचर है। कैसी है लाइट, क्या होती है लाइट हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। या फिर आप इसको और आसान इस तरीके से भी कह सकते हो कि हमारे पास जो लाइट होती है, ठीक है, जो हमारे घरों में आई हुई है, हमारे पास जो लाइट होती है, ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बाकी इसको और थोड़ा सा भी आसान कर लो कि हमारे पास जो लाइट होती है, ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनती है। कहाँ से मिलकर बनती है, हमारे पास जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनती है, यानी कि हमारे पास जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से मिलकर बनी है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में हमारे पास होती है। और हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑक्सीलेट करती हैं, ओके, तो हमारे पास जो लाइट है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। और हमारे पास जो लाइट है, ओके, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, मौजूद होती है। और जो लाइट हमारे पास वाइब्रेट करती है वो हमारे पास जो है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ही हमारे पास जो लाइट है वो वाइब्रेट करती है। और हमारे पास जो लाइट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो हमने उन सारे साइंटिस्ट से बड़ी बात सीखी है कि हमारे पास जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर की है। और हमारे पास जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, ओके। और इन सब साइंटिस्ट ने हमारे पास जो है वो थ्योरीज रखी है। सबसे बड़े जो साइंटिस्ट आए थे वेव नेचर में उनका नाम था हमारे पास हाइगन्स, ओके। हाइगन्स ने कहा था कि हमारे पास जो लाइट है
वो वेव नेचर को जो है वो शो कर रही होती है। ओके, और ये सवाल हमारे पास माजी के पास पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है। ये सवाल हमारे पास माजी के पास पेपर्स के अंदर भी आया हुआ है कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर को शो कर रही होती है। साथ ही साथ हमारे पास जो वेव नेचर की हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, जो वो फिनोमिना, वो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो कि वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें से हमारे पास आता है दैट इज इंटरफेरेंस। ओके, हमारे पास उनमें से आता है दैट इज डिफ्रैक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज YDSE। ये सारे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये शो करते हैं कि लाइट जो है वो बेस करती है किसके ऊपर, वेव के ऊपर। हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है कॉम्पटन्स इफेक्ट। फिर हमारे पास आता है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज पेयर प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है पेयर एनाइहिलेशन, एनाइहिलेशन। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये हमारे पास शो करते हैं दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। ओके, कॉम्पटन्स इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइहिलेशन। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कहा था कि हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, वो डुअल नेचर की है। ठीक है, अगर हमारे पास जो लाइट है वो एक ही वक्त में अगर वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और एक ही वक्त में हमारे पास जो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो पार्टिकल्स है उनको भी चाहिए कि वो बेसिकली एज अ वेव बिहेव करें। जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स से मुराद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको भी चाहिए फिर वो अपना जो है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करें। फिर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला हमारे पास था दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ओके, ये फॉर्मूला बेसिकली हमें वाली बात बताता है कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल है, ओके, वो अगर वेव नेचर, सॉरी, हमारे पास जो लाइट है अगर वो पार्टिकल नेचर को शो कर रही है, तो जो पार्टिकल है उनको भी चाहिए कि वो बेसिकली हमारे पास ऐसा वेव नेचर को रिप्रेजेंट करे। तो हमारे पास जो कोई भी जो फिनोमिनाज होते हैं जो वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन कौन से, हाइगन्स है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये सारे फिनोमिनाज हमारे पास जो है बेसिकली जो मुश्तमिल है, जो शो करते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर की। तो हमारे पास बोथ ए एंड बी जो है वो बेसिकली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाइट ऑफ द रॉकेट इन द स्पेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम पे जो है वो बेस करते हैं, और इसके ऊपर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अगर नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो मोमेंटम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा हमारे पास जीरो। यानी कि जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा वही हमारे पास जो है वो इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इस बात को हम लोग कह लेते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास होता है कंजर्व। ओके, फिर हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव कराते हैं दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अच्छा, हमारे पास जो सिनेरियो ये होता है कि अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जो है वो पहला सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, हमारे पास जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है वो हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। हमारे पास जो बॉम्ब एक्सप्लोजन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो हमारी माजी के अंदर पूछे गए हैं कि हमारे पास कोई भी बॉम्ब है या हमारे पास कोई भी जो बॉक्स है, ओके, वो मूव हो रहा था इतनी वेलोसिटी के साथ और उसका मास था इतना, फिर वो जो है वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने से मुराद है कि वो फट गया, और जब वो एक्सप्लोड हो गया तो वो अपने दो पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड हुआ। पहला पार्ट था, उसका मास था 3 किलोग्राम। दूसरे पार्ट का मास आपको नहीं देंगे तो आपने टोटल मास में से उस पहले पार्ट को माइनस करना है, फिर दूसरे पार्ट का मास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पार्ट जो है जब वो एक्सप्लोड हो गया था, कोई भी बॉक्स या कोई भी बॉम्ब, ठीक है, उसके पहले पार्ट की वेलोसिटी आपको दे देंगे, उसके दूसरे पार्ट की वेलोसिटी जो है वो आपको मालूम करनी होती है। फिर आप आसानी वाली जो कुछ भी अप्लाई कर लेते हो दैट इज एम बी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन कि आपके पास दो पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड हो रहा है, तीन पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड हो रहा है। यूजुअली जो सवालात आ रहे हैं वो दो पार्ट्स के अंदर से आते हैं। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी जो बॉम्ब है, ठीक है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, अगर वो एक्सप्लोड्स हो रहा है, ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनती है m1v1 प्लस m2v2। ये इसी वजह से बनाई जाती है ताकि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कैसा रहे, वो हमारे पास कंजर्व रहे। ओके, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन के हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, और हमारे पास जो बॉम्ब एक्सप्लोजन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। साथ ही साथ हमारे पास जो फायरिंग ऑफ अ बुलेट है,
फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम राइफल पिस्टल, हमारे पास जो फायरिंग ऑफ अ बुलेट है ये भी हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। सिमिलरली साथ ही साथ हमारे पास जो रॉकेट प्रोपल्शन है, हमारे पास जो रॉकेट प्रोपल्शन है यहाँ पे फ्लाइट ऑफ रॉकेट जो है, हमारे पास जो रॉकेट प्रोपल्शन है ये भी हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक एप्लीकेशन है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वैलिड होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी वजह से यहाँ पे वैलिड होता है क्योंकि हमारे पास कोई भी जो रॉकेट होता है, हमारे पास कोई भी जो रॉकेट होता है इसका 80% मास जो है, हमारे पास किसी भी रॉकेट का जो 80% मास जो होता है वो मुश्तमिल होता है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा गैसेस है। ठीक है, तो गैसेस जो होती हैं उनका ही वजन हमारे पास जो है वो 80% होता है रॉकेट का। ओके, अब सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि जब रॉकेट जो है जब वो लॉन्च हो रहा होता है तो रॉकेट जो है हाई प्रेशर अप्लाई करता है और जितनी भी हमारे पास जो गैसेस होती हैं उसको एग्जॉस्ट करता है जमीन की तरफ। ठीक है, यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करता है जमीन की तरफ। जमीन जो है यानी कि अर्थ जो है वो उतनी ही हमारे पास जो है वो प्रेशर दोबारा एक्सर्ट कर देती है रॉकेट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक्शन रिएक्शन का पेयर बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास अप्लाई होता है ये डिफरेंट बॉडीज पे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होता है। NLM यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी हमारे पास रॉकेट प्रोपोजन के ऊपर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है और हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम है वो भी यहाँ पे क्या होता है, वैलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया ये दोनों हमारे पास जो है वो एक ही बात होते हैं। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना इसे हम लोग लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कह रहे होते हैं, इसे हम लोग लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कह रहे होते हैं। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास जो फर्क होता है वो ये होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये बेसिकली हमारे पास बात करता है कि क्वांटिटेटिव की, सॉरी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास क्वालिटेटिव फोर्स की बात करता है। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव फोर्स की बात करता है। अब ये काफी आपको भारी नाम नजर आ रहे होंगे लेकिन ये बिल्कुल भी भारी नहीं है। बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को याद करने का सबसे आसान तरीका ये देखो, क्वालिटेटिव नाम से जाहिर हो रहा है क्वालिटी बताना। ओके, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि नाम से जाहिर हो रहा है क्वांटिटी बताना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली हमें क्वांटिटी बताता है फोर्स की। ओके, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्वालिटी बताता है, दैट इज फोर्स की। किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है ना तो उसके हमारे पास दो मेजर डेफिनेशंस होती है, वन इज क्वालिटेटिव, अदर इज क्वांटिटेटिव। ओके, अब हमारे पास जो वर्क होता है वर्क की हमारे पास क्वालिटेटिव डेफिनेशंस भी है, वर्क की हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस भी है। वर्क की हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस आती हैं वो कौन सी आती है, दैट इज W इक्वल्स टू F डॉट टी। ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन तो है लेकिन ये वर्क की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर की। अगर आप ये बता दोगे कि हमारे पास जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो बात यहाँ पे जो है वो समझ आ जाती है। मजीद कॉन्सेप्ट को फील कराने के लिए हम लोग जो है वो और भी ज्यादा जो है वो वर्क की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बता रहे होते हैं, सॉरी, वर्क की क्वालिटेटिव डेफिनेशन बता रहे होते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, सुनो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू identical waves are superimpose the velocity of the resultant wave is। देखो आपके पास सिनेरियो होता है कि ये जो सवाल है ये स्टेशनरी वेव्स से आया है। स्टेशनरी वेव्स के अंदर सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि आपके पास दो वेव्स होती हैं, आपके पास दो वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एफ वो कैसी होती है, वो आपके पास सेम होती है। ओके, और उनकी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है यानी कि ए वो भी हमारे पास कैसा होता है, वो भी हमारे पास सेम होता है। और वो दोनों ट्रेवल करती हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में। कैसे ट्रेवल करती हैं, वो ट्रेवल करती हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में। फिर क्या होता है नतीजे में, फिर आपस में वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। कैसी हो जाती है, फिर वो अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, फिर वो आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या बन गई है, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स बन गई। ठीक है, अब बेसिकली स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी वेव्स इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास ये दो वेव्स होती हैं और दोनों वेव्स को हम लोग जो है बेसिकली अगर एक कॉमन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएं, ओके, तो ऐसा लगेगा कि बेसिकली हमारे पास जो वेव है ये स्टेशनरी हो गई है। ओके, जब भी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं, ओके, और इनको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कह रहे होते हैं। तो
हमारे पास दो वेव्स होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो और दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में जो है वो बेसिकली हमारे पास वाइब्रेट हो, घूमे फिरे। और अगर वो दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए तो बेसिकली ऐसी वेव्स को हम लोग कहेंगे दैट इज स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स। अब इसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है स्टैंडिंग वेव्स की, और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है, ओके, ये दोनों हमारे पास कैसी होती है, दोनों हमारे पास सेम होती है। ये दोनों हमारे पास सेम हो रही होती है, यानी कि इनके ऊपर हमारे पास कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता, क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ इन दोनों का ताल्लुक जो होता है वो हमारे पास मीडियम के चेंज करने से होता है। कैसा होता है? इन दोनों का ताल्लुक हमारे पास जो है वो मीडियम के चेंज करने से होता है। वेलोसिटी और हमारे पास वेवलेंथ, इन दोनों का ताल्लुक हमारे पास जो है वो मीडियम के चेंज करने से होगा। तो अगर स्टैंडिंग वेव्स की बात की जाए या स्टेशनरी वेव्स की बात की जाए तो हमारे पास वेलोसिटी और हमारे पास जो वेवलेंथ है ये हमारे पास कैसी आएगी, ये हमारे पास सेम ही आ रही होगी। तो हमारे पास अगर दो वेव्स जो है आपस में सुपर इम्पोज हो जाए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ हमारे पास कैसी आएगी, उसकी वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी हमारे पास रिमेन्स अनचेंज आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अगर कोई भी जो वेव है अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव इन अ डेंसर मीडियम। अब अगर हमारे पास जो वेव है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, अच्छा याद रहे कि हम लोग जो रेयर मीडियम है ना वो हम लोग कह रहे होते हैं एयर को, रेयर मीडियम हम लोग कह रहे होते हैं एयर को। जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम हम लोग कह रहे होते हैं ऐसे मीडियम जो कि अदर देन एयर हो, वो वाटर भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है। ऐसे मीडियम जो हमारे पास अदर देन एयर हो उसको हम लोग कह रहे होते हैं डेट इज वो कैसे हैं, वो हमारे पास डेंसर मीडियम है। अगर हमारे पास कोई भी जो वेव है वो हमारे पास, या फिर लाइट, वो हमारे पास, सॉरी लाइट नहीं, हमारे पास कोई भी जो वेव है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, ओके, तो उस केस के अंदर हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो सेम होगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि v, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, उसकी जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास हो जाएगी चेंज। लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगी। और बेसिकली आपके पास एक और टर्म होती है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ये वाली बात बताता है कि जब कोई भी जो वेव है, ठीक है, जब वो इस पर्टिकुलर मीडियम में आई तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम जो है वो कम हो गई, ये बेसिकली हमारे पास जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होता है। हमारे पास कोई भी जो वेव है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो उसका बेसिकली बात याद रखिएगा कि उसका फेज शिफ्ट भी होता है। कितना होता है? उसका फेज शिफ्ट भी होगा बाय 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बेसिकली उसके अंदर जो है वो फेज शिफ्ट भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी लेकिन उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ हमें कैसी दिखाई देगी, वो हमें चेंज नजर आएगी, ठीक है। सो नाउ बिकम्स स्मॉलर देन द इंसिडेंट वेव। Question number 7. When a gas is compressed isothermally, the product of pressure and volume during the process will be. अब सिनेरियो हमारे पास ये है कि इसको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से करेंगे। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, वो होगा दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अब हमें तो पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो कांस्टेंट ही होती है। ओके, तो मैं इंटरनल एनर्जी लिखूंगा ही नहीं। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। ओके, ये होते हैं हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की हमारे पास क्या इक्वेशन। अब हमें सिनेरियो पता है कि उस क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने हमें वाली बात दे दी है कि हमारे पास जो गैस है, ओके, वो कंप्रेस हो गई है। वो कंप्रेस होने का मतलब तो हमें हमें पता है कि गैस अगर कंप्रेस हो गई इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब क्योंकि हमारे पास वर्क डन नेगेटिव हो गया, तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं कि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, यानी कि हमारे पास प्रेशर को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास वो वर्क डन बन जाता है। अब क्वेश्चन में मुझे वाली बात गिवन है कि हमारे पास गैस कंप्रेस हो रही है। अब क्योंकि हमारे पास जब गैस है, जब वो कंप्रेस हो रही है, ओके, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास वर्क डन नेगेटिव है। और वर्क डन नेगेटिव का मतलब ये है कि वर्क डन माइनस के अंदर है। माइनस का मतलब ये है कि किसी भी चीज की कमी हो रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव के अंदर जाएगा। और जब वो नेगेटिव के अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो नॉट कांस्टेंट रहेगा। तो ये उसका जो है वो राइट आंसर है। लेकिन ये हमारे पास एक गलत अप्रोच है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की। अब देखो इसके अंदर उसने कितनी अच्छी खूबसूरती लिखी हुई है कि व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। ठीक है, जो एक अप्रोच, जो कि बहुत सारे जनरल अप्रोच जो बच्चे जो यहाँ पे लगाने वाले थे, वो मैंने आपको बता दी कि वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो उसने ट्रिक खेली है ना आपके साथ, वो बहुत मजे की खेली है।
और उसने आपको वाली बात बताई है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सारा का सारा जो खेल है ना वो इसका है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी आइडियल गैस के लॉज हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो सिस्टम के ऊपर वैलिड होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं बॉयस लॉ की बात करूं, अगर मैं बात करूं बॉयल्स लॉ की, तो हमें वाली बात पता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास प्रेशर के, और टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हमारे पास हो कांस्टेंट। ओके, तो हमें वाली बात पता है कि हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो तो गुड है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि वो कांस्टेंट हमारे पास के। ओके, तो v इक्वल्स टू के अपॉन पी बन गया। इस p को वहां भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा पी पी इक्वल्स टू के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है बॉयल्स लॉ के अंदर। अभी से उसी बॉयल्स लॉ को देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है हमारे पास बॉयल्स लॉ के अंदर वो कैसा होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर हमें वाली बात पता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ठीक है, मैंने कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट मेरे पास क्या था, वो कांस्टेंट मेरे पास था के। वो कांस्टेंट क्या था, वो कांस्टेंट था मेरे पास के। ओके, तो अगर मैं स्पी को वहां भेज दूं बन जाएगा पीवी इक्वल टू के। तो जब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर का और वॉल्यूम का वो मेरे पास कांस्टेंट आएगा। ओके, और जब वो मेरे पास कांस्टेंट आएगा तो जब भी हम ये इक्वेशन बनाते हैं पी वन इक्वल टू पी टू, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर का और वॉल्यूम का वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। और बॉयल्स लॉ हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर कैसा होता है, वैलिड होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कैसा होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसी वजह से होगा क्योंकि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वैलिड होता है। और बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एप्लीकेबल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम का वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास लॉजिक थी इस क्वेश्चन नंबर 7 के पीछे, जो कि पेपर के अंदर पूछी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, दैट इज के डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये हमारे पास जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल के आते हैं वर्क पावर एनर्जी से, जिससे जिसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सॉरी एक्सप्रेशन है। देखो आपके पास एक्सप्रेशन नंबर 1 तो ये रही। एक्सप्रेशन नंबर 2 हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 2 में हमारे पास ये वाला सिनेरियो होता है कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला है। ओके, तीसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज के डॉट ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अभी पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू के डॉट ई, ये जो फॉर्मूला होता है ना ये अक्सर बच्चे जो है ये भूल जाते हैं फॉर्मूला अप्लाई करना, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब के डॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m हर जगह पे यूज नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही जगह पे यूज होगा या फिर क्वेश्चन को देखते हुए यूज होगा। और ये ज्यादातर उसी जगह पे यूज होगा कि आपका जो एग्जामिनर है अगर वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो जिक्र है अगर वो एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल देगा, फिर आप जो है वो के डॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m अप्लाई करोगे। ओके, अदरवाइज आप इसको ज्यादातर यूज नहीं करते। ओके, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इन दोनों का जिक्र एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल देगा, फिर आप ये के डॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन कि वो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, वो कुछ इस तरीके से ही बन सकता है, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बन सकता है। ओके, तो हमारे पास द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हमारे पास द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या बताता है, वो हमें वर्क डन बताता है। या तो वो हमें वर्क डन बताएगा द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, या तो हमें वो क्या बताएगा, वो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि द वर्क डन जो होता है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हमारे पास जब भी जो है द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है, और वर्क डन हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमारे पास एग्जामिनर हमसे पूछ लेते हैं और बातों बातों में हमसे खेलता है, तो ये फॉर्मूलाज आपको रिमेम्बर कर लो।
नाउ अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, वो होगा k डॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे सीधा साधा हमारे फॉर्मूला है, तो 1/2 मास। अब मास जो है हमें यहाँ पे गिवन किया हुआ ग्राम के अंदर, मास हमें चाहिए केजी के अंदर। कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। अब मुझे पता लगाना है कि एक एक ग्राम के अंदर कितने केजी होंगे, तो 1 ग्राम के अंदर हमारे पास होंगे 1/1000 केजी। अब इस 100 ग्राम के अंदर हमारे पास जो है वो कितने केजी होंगे, तो 100 ग्राम के अंदर हमारे पास जो केजी होंगे वो हमारे पास होंगे 100 GM इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1000, इतने केजी होंगे। ठीक है, और ऊपर हमारे पास दो जीरो हैं, नीचे हमारे पास दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे आके 1/10। अब अगर 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर माइनस का 1 केजी। तो आपके पास जो 100 ग्राम होगा, आपके पास जो 100 ग्राम होगा उसके अंदर आपके पास जो है वो 10 की पावर माइनस का 1 केजी आपके पास होंगे। तो हमने जो है वो ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 10 की पावर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको 100 ही गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज 10 की पावर 2 का और स्क्वायर, क्योंकि 10 की पावर 2 जो है वो आपके पास 100 होता है, और 10 की पावर 2 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं। वो जो स्क्वायर कर रहे हैं वो वेलोसिटी का आपके पास स्क्वायर कर रहे हैं। हमें बेसिक मैट्रिक क्लास के अंदर रूल पढ़ाया गया था कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वो बात सानी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। जो टू के ऊपर जो टू आ रहा है, ये बात सानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आके बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। गॉट इट। अब ये जो 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर माइनस का 1 है, ये बेसिस सेम होंगी और पावर एड्स होंगी, तो ये आके वो बन जाएगा 10 की पावर 3। ऊपर 10 की पावर 3 है, अब नीचे आके पास 2 है। अब ये 10 की पावर 3 है, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। अब 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपके पास जो 10 है, 10 के आगे आपने जो है वो कितना लगाना है, वो आपने जीरो लगाना है। 10 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि आपने जो 10 है, 10 के आगे आपने क्या लगना है, 10 के आपने जो है वो जीरो लगाना है। अब देखो क्या होगा, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो इसका मतलब है। और नीचे आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जो है वो अपने पास नहीं डिवाइड करना है। अब हमें पता है भाई 2 1 2 होता है और 2 5 आपके पास होता है 10, और दो जीरो आपके पास एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 500 जूल का। और याद रहे कि आपके पास जो 1 जूल होता है, आपके पास जो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन डॉट मीटर के बराबर होता है। आपके पास जो जूल होता है वो न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा जूल की आपके पास डायमेंशन क्या है, तो जूल जो है वो न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। न्यूटन की आपके पास डायमेंशन होती है MLT-2, और मीटर की डायमेंशन आपके पास होती है एल, यानी कि ML² T-2। ओके, तो ये बेसिकली आपके पास डायमेंशन के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंप्लीट सर्कल इज इक्विवेलेंट टू। देखो बेसिकली हमारे पास ना एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है जिससे हम लोग कह रहे होते हैं स्मिथ प्रोजेक्ट। अब ये स्मिथ प्रोजेक्ट से हमें वाली बात निकल के आती है कि स्मिथ प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास ना दो सर्कल होते हैं। स्मिथ प्रोजेक्ट के अंदर ना बेसिकली आपके पास दो सर्कल होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये आपके पास दो सर्कल होते हैं ना, तो सर्कल जब भी आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने वहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो लेकर आनी है। अब अगर आपके पास अगर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर आपके पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है और अगर आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है ना आपके पास स्मिथ प्रोजेक्ट में, वो आपको वाली चीज बताती है कि आप जो है वो अवे फ्रॉम दी लोड जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप जो है वो अवे फ्रॉम दी लोड जा रहे हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है स्मिथ प्रोजेक्ट में, वो वाली चीज बताती है कि आप जो है वो टूवर्ड्स दी लोड आ रहे हैं, आप जो है वो टूवर्ड्स दी लोड आ रहे हैं। अभी दो सर्कल्स होते हैं आपके पास, इन दोनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। ओके, इंशाल्लाह इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बहरहाल आपके पास जो स्मिथ प्रोजेक्ट है, स्मिथ प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपके पास एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है, कंप्लीट सर्कल का मतलब है कि आपके पास 360 डिग्री हो रहा है। और जब आपके पास 360 डिग्री होगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो हाफ हो रही है। ओके, एक कंप्लीट सर्कल का मतलब आपके पास ये। लेकिन अगर आपके पास 720 डिग्री हो रहा है, अगर आपके पास 720 डिग्री हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक पूरी पूरी वेवलेंथ आपको जो है मिल रही है। तो अगर आपको एक कंप्लीट सर्कल जो होता है ना आपके पास एक कंप्लीट सर्कल जो होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, आपकी जो वेवलेंथ है वो हाफ हो रही है एक कंप्लीट सर्कल में, स्मिथ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन इन लोअरिंग द बकेट इनटू द वॉल इज। अब देखो ये सिनेरियो आपके पास वर्क पावर एनर्जी से पूछा गया है। अब वर्क पावर एनर्जी के अंदर सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि
बहुत सारे अगर जो लोग हैं, ऐसे मैंने तो कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, बहुत सारे जो लोग हैं अगर वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ना जो सामान उठाते हैं वो भाई आ जाते हैं हमारे। जो सामान उठाने वाले हमारे भाई जो होते हैं, ठीक है, जब वो आपका सामान लेते हैं ना तो देखिए वो चलते क्या हैं। ये वो होते हैं हमारे पास सामान लेने वाले भाई हैं, ठीक है। लेट सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, मैं सामान लेने वाला हूँ, मैं ट्रेन पे काम करता हूँ। अब लेट सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, और मैंने जो है वो आपका सामान उठाया, और जब मैंने जो है जब वो आपका सामान उठाया तो वो जो सामान है वो मैंने अपने सर के ऊपर रख लिया, ठीक है। लेट सपोज ये आपका सामान आ गया, लेट सपोज ये आपका सामान आ गया। अभी जो आपका सामान है, ठीक है, इसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है। अब ये जो सामान है ये मैंने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है। अब मैं कहीं ना कहीं तो चलूंगा ना। लेट सपोज कि मैं जो हूँ वो चल रहा हूँ सीधे हाथ पे, मैं यूं चल रहा हूँ, ओके। अब जब मैं यूं चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ सीधे हाथ पे या फिर उल्टे हाथ पे। मैं अभी चल रहा हूँ उल्टे हाथ पे, और जो मैंने आपका सामान उठाया हुआ अपने सर के ऊपर, उसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो वो मेरे पास होगा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो वेट है वो भी एक इटसेल्फ क्या है, हमारे पास एक फोर्स है, वो एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो उल्टे हाथ पर है। और हमारे पास फोर्स यानी कि वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 मेरे पास होता है 0 डिग्री, यानी कि वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इस तरीके से भी हमारे पास जो है एग्जाम्पल और सवाल पूछे जाते रहे हमारे पास नेट के पेपर में। सिमिलरली अगर आपके पास वर्क डन आपने लगाना हो, लोबिंग द बकेट इनटू द वेल, इधर वेल से मुराद बेसिकली आपके पास जो है वो कुआं होता है, कुआं। ओके, आई थिंक सो मैंने उर्दू में बिल्कुल सही लिखा है। हमारे पास जो वेल से मुराद हमारे पास जो कुआं होता है वो बेसिकली आपके पास जो है जिससे हम पानी निकालते हैं गाँव वाले, वो बेसिकली आपके पास जो कुआं होता है। अब अगर आपने जो है बेसिकली कुआं इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर सिनेरियो ये होता है, फिल्मों में देखा है सिनेरियो, उसके अंदर ये होता है कि आपके हाथ में कोई बाल्टी है और आपने जो है वो उसको एक कुएं के अंदर डाल दिया। अब उसके अंदर पानी भरा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप खींचोगे, ठीक है। जब आप बेसिकली उसको खींच रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो उसी डायरेक्शन में आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। तो अगर ऐसा हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो और अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही हो उसी डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही हो और अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही हो, तो बनने वाला जो एंगल होता है वो आपके पास 0 डिग्री होता है। और जो कॉस जीरो होता है वो आपके पास होता है 1। यानी कि उस सूरत के अंदर आपके पास जो वर्क डन होता है वो कैसा आता है, एक तो वो पॉजिटिव आता है। कैसा वर्क डन आता है, वो आपके पास पॉजिटिव वर्क डन आ रहा होता है। और इसको हम लोग पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन भी कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क डन भी कह सकते हैं। मैक्सिमम से पहले पॉजिटिव का वर्क भी लाजमी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो कॉस है वो अपनी दो वैल्यूज देता है मैक्सिमम। एक तो वो कॉस 0 डिग्री पे देता है, और एक और बेसिकली वो देता है कॉस 180 डिग्री पे। ओके, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो अगर जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो कैसा आता है, वो वर्क डन आपके पास आता है पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट वो एमसीक्यू जो कि नेट के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।